हम लोग जो है डी एन एफ ब्लॉक एलिमेंट पढ़ रहे थे। पहली क्लास तो देखो इंट्रोडक्शन वाली क्लास थी, ठीक है, जो कि हो चुकी है। उसके बाद सेकेंड क्लास में हम लोगों ने लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ा था। या ये कह सकते हो कि डी एन एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में जो एटॉमिक साइज़ का वेरिएशन आता है, वो एटॉमिक साइज़ का वेरिएशन क्यों आता है, कैसे आता है, पैटर्न क्या है, ये चीज़ देख चुके थे। जिसके ऊपर सवाल भी भर भर के आते हैं, जिसमें सिर्फ मात्र एक ही एक्सेप्शन है कि हम ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि जब हम 3D से 4D जा रहे हैं, 4D से 5D जा रहे हैं, तो क्योंकि डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो साइज़ बढ़ना चाहिए, ये हमारी एक्सपेक्टेशन थी। बट लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन बताता है कि देखो भाई, ऐसा नहीं होता। 3D से 4D में इलेक्ट्रॉन का मतलब एटम का साइज़ बढ़ता ज़रूर है, बट 4D से 5D में साइज़ आपका अप्रॉक्सीमेट हो जाता है। मतलब 5D को जितना बढ़ना चाहिए था वो उतना नहीं बढ़ता, बल्कि वो घट जाता है कि सच दैट वो 4D के अप्रॉक्स इक्वल हो जाता है। अब ऐसे में ये पूरा फिनोमेना लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन है। अब लेकिन ये लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन का जो सिस्टम है ये वैलिड नहीं होता है आप लोगों के ग्रुप नंबर 3 में, यानी कि स्कैंडियम, इथीरियम और लैंथेनम इसे फॉलो नहीं करते। क्यों नहीं करते ये ऑलरेडी इस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, तो अभी हम रिपीट नहीं करेंगे चीज़ें, आगे बढ़ते हैं डायरेक्टली। आज हम लोगों को सेकेंड पीरियोडिक ट्रेंड पढ़ना है, और वो सेकेंड पीरियोडिक ट्रेंड है आप लोगों का आयनाइजेशन एनर्जी। अब देखो, हम लोगों ने आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इस कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, इसका बेसिक ट्रेंड पीरियोडिक टेबल में क्या होता है, ये सब 11th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी कवर किया हुआ पार्ट है। सो इस क्लास में अभी हम ये डिस्कस नहीं करेंगे कि व्हाट इज़ आयनाइजेशन एनर्जी। तुम में से सभी को पता है आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। आप 11th की पीरियोडिसिटी पढ़ते ही इसीलिए हो इतने डिटेल में, ताकि जब आप 12th स्टैंडर्ड में आप लेट्स से पी ब्लॉक पढ़ रहे हो, डी ब्लॉक पढ़ रहे हो, या फिर 11th का ही एस ब्लॉक अगर पढ़ रहे हो, तो आपको कभी भी आयनाइजेशन एनर्जी को उतनी डिटेल में या किसी दूसरे ट्रेंड को उतनी डिटेल में पढ़ने की नीड ना पड़े। तो अभी इसमें फ़िलहाल कुछ बातों को हम ध्यान रखेंगे कि साइज़ जितना छोटा होता है, आयनाइजेशन एनर्जी उतनी ज़्यादा होती है। किसी भी छोटी चीज़ से, कॉम्पैक्ट चीज़ से इलेक्ट्रॉन को निकालना इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट एज़ कंपेयर टू उस स्पीशीज़ से जो स्पीशीज़ बड़ी हो। तो यानी कि मैं ये कह सकती हूँ फ़िलहाल कि अगर मेरे को ये जानना हो कि आयनाइजेशन एनर्जी का और एटॉमिक साइज़ का क्या रिलेशनशिप है, तो जो हमने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ाई की है, उस 11th स्टैंडर्ड की पढ़ाई से हमें ये पता चलेगा कि आयनाइजेशन एनर्जी का और आप लोगों का जो एटॉमिक रेडियस है, दोनों का रिलेशनशिप कैसा है, आप लोगों का इन्वर्स है। आप जितना किसी भी पर्टिकुलर एक एटम का साइज़ बढ़ाओगे, तो उसका जो आखिरी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वो न्यूक्लियस से उतना दूर जाएगा, उस पर उतना कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान हो जाएगा। सो इन्वर्स रिलेशनशिप चलता है। और अगर ज़्यादा डिटेल जानकारी तुमको चाहिए है, तो ज़्यादा डिटेल जानकारी के लिए क्या करना होगा, ज़्यादा डिटेल जानकारी के लिए 11th स्टैंडर्ड का आयनाइजेशन एनर्जी वाले पार्ट देखो, एकदम समझ में आएगा। सेकेंड थिंग, अगर आप वो जो आपका इलेक्ट्रॉन है, वो जो आखिरी में बैठा हुआ है, जिसको निकालने की बात चल रही है, यदि उस इलेक्ट्रॉन का ऊपर अच्छा खासा जेड इफेक्टिव लग रहा है, जेड इफेक्टिव इज अ काइंड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, जेड इफेक्टिव इज अ काइंड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अगर वो आखिरी में मौजूद इलेक्ट्रॉन जिसको आप निकालने का प्लान कर रहे हो, अगर उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, उस पर लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, तो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, राइट, कि उस इलेक्ट्रॉन को आप इजीली रिमूव कर पाओ। तो आपको ज़्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी ऐसे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। सो यू कैन से दैट कि आयनाइजेशन एनर्जी का जो रिलेशनशिप चलता है वो जेड इफेक्टिव के साथ कैसा रिलेशनशिप चलता है, आप लोगों का डायरेक्ट रिलेशनशिप चलता है कि जितना उस आखिरी इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, तो उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ज़्यादा होने की वजह से आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो एटॉमिक साइज के आयनाइजेशन एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, और जेड इफेक्टिव के आयनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही दो फैक्टर्स हैं, और भी फैक्टर्स हैं जिन पे आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करती है, बट अभी फ़िलहाल के लिए क्योंकि हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी की रामायण नहीं पढ़ रहे हैं,
जितने पढ़ी हुई चीज़ को रिकॉल करके उसको आज की क्लास में यूज़ कर रहे हैं तो सिर्फ उतनी ही चीज़ों को बात की जाएगी जिसकी मुझे ज़रूरत है। पॉइंट नंबर 3, अगर मान लेते हैं कल को आप इलेक्ट्रॉन किसी एक ऐसी पर्टिकुलर एटम के एलिमेंट के एटम से आप निकालने का प्लान कर रहे हो कि जिसके पास एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसके पास हो सकता है? एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनर्ट गैसेस के पास हो सकता है ना। एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उनके पास हो सकता है जो हाफ फिल्ड हैं, जो फुली फिल्ड हैं, राइट, जिनके बाद D10 कॉन्फ़िगरेशन है, D5 कॉन्फ़िगरेशन है, P3 कॉन्फ़िगरेशन है, P6 कॉन्फ़िगरेशन है। तो जो ऐसे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन वाले लोग होते हैं, ठीक है, जिनके सबशेल या तो इनकम्प्लीटली फिल्ड होते हैं या फिर आप लोगों का क्या होते हैं जिनके सबशेल आपका क्या कह सकते हैं हाफ फिल्ड होते हैं। तो ऐसे स्टेबल लोगों से जब आपको इलेक्ट्रॉन निकालने को बोला गया तो स्टेबल कोई भी स्पीशीज अगर अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगी, D5 है, लूज करके D4 हो जाएगा। बताओ, स्टेबिलिटी से अनस्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, वो पसंद नहीं आएगा उसको स्टेबिलिटी से अनस्टेबिलिटी की तरफ जाना। सो देयरफॉर वो पूरी ताकत लगाएगी, वो पूरी कोशिश करेगी कि नहीं, मैं अपना वो एक इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करूँगी, बट उसकी भी एक लिमिट है। बट अगर आपने उस लिमिट से ज़्यादा एनर्जी सप्लाई कर दी तो मजबूरी वश आपका क्या हो जाएगा, वो एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। बट कम से कम वो आपको रेजिस्टेंस तो शो कर रही है और इसी रेजिस्टेंस शो करने की वजह से आपको एनर्जी ज़्यादा सप्लाई करनी पड़ गई। तो अगर मान लेते कोई एक ऐसा सिस्टम है जिस सिस्टम में उनके पास हाफ फील्ड या फुली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो हाफ फील्ड या फुली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन अगर रहेगा तो आप लोगों की आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, क्या हो जाएगी, आपकी बढ़ जाएगी। तो मैंने कुछ 3 फैक्टर्स बता दिए, ठीक है, जिन फैक्टर्स पर आप लोगों की आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करती है। ऐसा नहीं है कि बस यही 3 फैक्टर्स हैं, आपके सिग्मा पे भी डिपेंड करती है, पेनिट्रेशन पावर पे डिपेंड करती है। तो वो सब अगर तुम्हें और जानना है तो 11th क्लास है और कुछ भी नहीं। तो ये 3 फैक्टर्स हैं जिन 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। ओके, अभी तक जो हमने 11th क्लास में पढ़ा, जो हम लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा, अकॉर्डिंग टू अवर 11th क्लास इंफॉर्मेशन, हमको कम से कम इतनी जानकारी थी कि जब हम लोग लेफ़्ट टू राइट वाला मूवमेंट करते हैं तो हम लोगों का एटॉमिक साइज छोटा होता जाता है। वो मैं नोबल गैसेस की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है, नोबल गैसेस को आप छोड़ दो, एटॉमिक साइज घटता है। तो लेफ़्ट टू राइट जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी, ऐसा हम एक्सपेक्ट करते हैं, बराबर। मतलब अगर आपके पास लिथियम बेरिलियम है तो किसकी पहली फर्स्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। अगर कहीं ऐसा मेंशन नहीं किया है कि वो कौन सी आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में बात कर रहा है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, सो डेफिनेटली ही इज टॉकिंग और शी इज टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, या बुक वाला इज टॉकिंग अबाउट फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। तो लेफ्ट टू राइट जाने पे आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। और क्योंकि जब हम लोग टॉप टू बॉटम आते हैं तो टॉप टू बॉटम आने पे साइज बढ़ता है, साइज बढ़ता है मतलब जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसका न्यूक्लियस से जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाता है। सो इट इज़ वेरी इजी फॉर अस टू रिमूव दैट इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर आयनाइजेशन एनर्जी घटती है। ये आप लोगों ने एक जनरल ट्रेंड आपने अभी तक एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स में या फिर कह सकते हो 11th क्लास की केमिस्ट्री में पढ़ा था। लेकिन अब हमें तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ना है। क्या डी ब्लॉक एलिमेंट्स में भी यही एक जनरल ट्रेंड फॉलो होता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स में ऐसा कोई भी जनरल ट्रेंड फॉलो नहीं होता, ठीक है। मतलब आप ये समझ के चलिए कि अगर आप 3D सीरीज पढ़ रहे हैं सो उसके इसमें एक्सेप्शन है, अगर आप 4D सीरीज पढ़ रहे हो उसमें कुछ वेरिएशन और एक्सेप्शन है, अगर आप 5D सीरीज पढ़ रहे हो उसमें कुछ गड़बड़ियाँ, कुछ एक्सेप्शन है। आप आयनाइजेशन एनर्जी 1 की बात कर रहे हो तो जो ट्रेंड फॉलो हो रहा है वो ट्रेंड आयनाइजेशन एनर्जी 2 में फॉलो नहीं हो रहा। मतलब 3D और 4D सीरीज में ऐसा कोई रूल वर्कआउट नहीं होता है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में आयनाइजेशन एनर्जी को लेकर ऐसा कोई रूल वर्कआउट नहीं होता जिससे मैं या तुम एक रूल बना सकें कि इस रूल के अकॉर्डिंग आप एलिमेंट्स को अरेंज कर दीजिए और आप लोगों के आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड आ जाएगा। ऐसा नहीं होता। डी ब्लॉक एलिमेंट्स में जिस तरीके से साइज वाला जो फैक्टर था वो कैसा था, पहले डिक्रीज हो रहा है, फिर कांस्टेंट हो रहा है, फिर इंक्रीज हो रहा है ना, एक आपको इरेगुलरिटी मिली थी, वैसी ही एक इरेगुलरिटी आपको आयनाइजेशन एनर्जी में भी मिलती है। बल्कि ये इरेगुलरिटी इतनी अजीब होती है कि इसके सीक्वेंस को हमें
कायदे से याद करना पड़ जाता है कि ये सीक्वेंस यार रट्टा मार के रखो, एक्सप्लेनेशन मिल जाता है, बट उस रट्टा मारने के बाद जो आंसर आता है उस आंसर को अरेंज करने का कोई ऐसा लॉजिक नहीं होता कि अच्छा ये ऐसे करो। वो एक तरीके लोग डेवलप कर लेते हैं कि ऐसा कर दो तो आंसर आ जाएगा, बट अभी तक हम लोगों ने, से ये लॉजिक है ना, चाहे तुम फर्स्ट पीरियड में जाओ या तुम चाहे थर्ड पीरियड में जाओ, कि तुम चाहे नॉट फर्स्ट पीरियड, सेकेंड पीरियड में जाओ कि थर्ड पीरियड में जाओ, ये ऑर्डर फॉलो होगा ना। एस ब्लॉक की बात करो कि पी ब्लॉक की बात करो, ये ऑर्डर फॉलो होगा ना। तो ऐसा ही एक ऑर्डर आपको डी ब्लॉक में नहीं मिलता। ये डी ब्लॉक इतने अजीबो गरीब एक्सेप्शनल बिहेवियर क्यों शो करते हैं एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के कंपेयर में? तो देखो, आपकी जो आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें या किसी दूसरे फैक्टर्स की भी बात करें, तो इनका जो ये एक्सेप्शनल बिहेवियर है, एक्सेप्शनल बिहेवियर क्यों आता है? तो सबसे पहले तो तुमको वो ऑर्डर पता होना चाहिए। बाद में उस ऑर्डर को मैं एक्सप्लेन करती जाऊंगी कि आखिर ये ऐसा क्यों हुआ, ये वैसा क्यों हुआ, ठीक है। लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट कि सबसे पहले आपको वो ऑर्डर याद होना चाहिए। अगर आपको वो ऑर्डर ही याद नहीं है और आप रीजनिंग देते जा रहे हो कि ऐसा होगा वैसा होगा, कोई मतलब का नहीं। आपको सबसे पहले डी ब्लॉक का ऑर्डर याद होना चाहिए। अब डी ब्लॉक में टोटल 4 ट्रांजिशन सीरीज है, 3D है, 4D है, 5D है, 6D है। क्या चारों के हमें ऑर्डर याद होने चाहिए क्या? एब्सोल्युटली नॉट। आपको कोई ऐसी इरेगुलरिटी को रट्टा नहीं मारना है कि ये ऑर्डर भी याद करेंगे, ये ऑर्डर भी याद करेंगे, वो ऑर्डर भी याद करेंगे। सिर्फ एक ऑर्डर याद करना है 3D सीरीज का, बाकियों के लिए तो पूछा भी नहीं जाता है। और 3D से 4D और 4D से 5D आने वाला, बस, ठीक है। अगर तुम्हें कहीं से जानकारी मिल भी रही हो कि 5D का देखो ये ऑर्डर है, 6D का देखो ये ऑर्डर है, 7D का ये ऑर्डर है आयनाइजेशन एनर्जी का, तो ज़बरदस्ती का कचरा अपने दिमाग में जमा करने का नहीं है। तो पहले तो ऑर्डर पे बातचीत कर लेते हैं कि ऑर्डर वाली बातचीत एक्चुअली देखिए है क्या। हम एक्सपेक्टेड, देखिए हमारा एक्सपेक्टेशन क्या है, हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है। हमारी एक्सपेक्टेशन डी ब्लॉक एलिमेंट्स में कुछ इस प्रकार से होती है कि आप लोगों के स्कैंडियम से जब हम लोग मैंगनीज तक जाते हैं तो आप लोगों का साइज जो है, साइज वो क्या हो जाता है, घटता है, राइट। कल ही हमने बात किया है, स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, ठीक है। उसके बाद मैंगनीज, साइज घटता है। उसके बाद जो 3 लोग आते हैं, आयरन, कोबाल्ट और निकल, इनमें साइज ऑलमोस्ट क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। और उसके बाद आप लोगों का जो कॉपर और जिंक आता है, इनमें जो साइज होता है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, बराबर है। ये हम लोगों ने एक ट्रेंड पढ़ा था, किसको लेकर, एटॉमिक रेडियस को लेकर। तो कई लोगों को ऐसा लगता है, और ऐसा लगना भी चाहिए, कि जो ट्रेंड एटॉमिक रेडियस फॉलो कर रहा है उसी सेम ट्रेंड के बेसिस पे आप आयनाइजेशन एनर्जी को एक्सप्लेन करो। तो ओके, एक्सप्लेन करते हैं। तो स्कैंडियम से मैंगनीज तक साइज घट रहा है, तो हमारी ऐसी उम्मीद होती है कि अच्छा साइज छोटा हो रहा है तो आयनाइजेशन एनर्जी ने, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, आई थिंक स्कैंडियम से टिटेनियम को मैंने बड़ा लिख दिया। एक मिनट, साइन देने में गड़बड़ हो गई, ठीक है, साइन देने में गड़बड़ हो गई। ये कुछ ऐसा ऑर्डर है, ठीक है। और यहाँ पे भी आखिरी में गड़बड़ हो गई है, इसको ठीक कर लेंगे। निकेल आपका, ठीक है, निकेल आपका छोटा रहेगा और कॉपर आपका छोटा रहेगा, जिंक बढ़ जाएगा, ठीक है। ईयर लिख लेना, जिंक उसको दिख नहीं रहा है। तो इस तरीके से कई एटॉमिक रेडियस का अगर ये ऑर्डर है, इस ऑर्डर के हिसाब से आपकी आयनाइजेशन एनर्जी एक्सप्लेन चाहिए आनी चाहिए। स्कैंडियम से मैंगनीज साइज घट रहा है, घटने से करते हैं हमारी एक्सपेक्टेशन की आयनाइजेशन एनर्जी बढ़नी चाहिए। आयनाइजेशन एनर्जी बढ़े, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ी लगता तो तुम्हें ये वाला ऑर्डर मुझे ऐसा लिखना चाहिए, स्कैंडियम से लेके मैंगनीज ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसकी है, समझ में आता है, ओके, समझ में। फिर हमें लगता है कि आयरन, कोबाल्ट और निकल, इन तीनों में क्योंकि एटॉमिक रेडियस क्या है, इक्विवेलेंट है। तो भाई आप लोगों की आयनाइजेशन एनर्जी भी इक्विवेलेंट होनी चाहिए, ये एक इंसान एक्सपेक्ट करता है। और क्योंकि कॉपर और जिंक के कंपेयर में उनमें से उनका साइज बढ़ गया है, तो साइज बढ़ जाने की वजह से उनकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जानी चाहिए थी, घट जानी चाहिए थी। ये हमारा एक्सपेक्टेड ऑर्डर कुछ इस प्रकार से रहता है। हो सकता है किसी की एक्सपेक्टेशन कुछ और हो, बट मेरी एक्सपेक्टेशन तो ये है कि यार जैसा एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर है उसका उल्टा कर दो। हाँ, D5 और D10 वाले कॉन्फ़िगरेशन को हम इज्जत देते हैं। अगर आपने 11th स्टैंडर्ड पढ़ा है तो अगर D5 और D10 कॉन्फ़िगरेशन होता है तो अपन ने ट्रिक सीखी आयनाइजेशन एनर्जी की कि एक स्टेप उसको आगे कुदा दो और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में एक स्टेप पीछे कुदा दो, राइट, ऑर्डर अरेंज कर लेने के बाद।
तो ऐसा भी अगर मैंने अरेंज कर भी लिया तो भी मेरी एक्सपेक्टेशन वाला आंसर रियलिटी वाले आंसर से मैच नहीं करता है। रियलिटी में जब हम लोग डी ब्लॉक यानी कि कह सकते हो स्पेसिफिकली 3D सीरीज की अगर मैं आयनाइजेशन एनर्जी को लेकर अगर बात करूँ तो ऑर्डर कुछ इस प्रकार से रहता है। स्कैंडियम और टिटेनियम में आई डू एग्री कि टिटेनियम कम होना चाहिए था और हुआ भी। फिर उसके बाद जैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि क्रोमियम आपका कम होना चाहिए था, ज़्यादा होना चाहिए था, ज़्यादा हुआ। मैंगनीज ज़्यादा होना चाहिए था, मैंगनीज ज़्यादा हुआ। ये पूरी एक्सपेक्टेशन देखो हम लोगों की आराम से फॉलो हो रही है। लेकिन अब इसके बीच में एक आती है शैतान आत्मा, दैट इज वेनेडियम। वेनेडियम ने दिखा दी यहाँ पे चालाकी, वेनेडियम ने दिखा दी यहाँ चालाकी। वेनेडियम का आयनाइजेशन एनर्जी क्योंकि बढ़ना चाहिए था, उसने अपनी आयनाइजेशन एनर्जी टिटेनियम के कंपेयर में घटा ली। यहीं पे आप लोगों का पहला एक्सेप्शन आ गया, यहीं पे आप लोगों का पहला एक्सेप्शन आ गया कि देखो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऑर्डर नॉर्मल बिहेव तरीके से चलना चाहिए था, यहीं पे आप लोगों का पहला एक्सेप्शन पैदा हो गया। लो अच्छा, मैंगनीज के बाद हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आयरन वगैरह का जो क्या कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी है, वो आयनाइजेशन एनर्जी आप लोगों का क्या होना चाहिए, घटना चाहिए, और कोबाल्ट और निकल तक तो वो कांस्टेंट रहना चाहिए क्योंकि साइज कांस्टेंट था। बट यहाँ पे नहीं होता ऐसा, ऐसा नहीं होता। मैंगनीज के कंपेयर में आप लोगों के जो आयरन कोबाल्ट निकल है, देखो ये साइन, देखो मैं ये साइन एक्सपेक्ट कर रही थी, साइन उल्टी हो गई। और उसके बाद हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि तीनों का क्योंकि एटॉमिक रेडियाई सेम है तो आयनाइजेशन एनर्जी भी लगभग लगभग उनकी कैसी आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। बट आयनाइजेशन एनर्जी लगभग लगभग भी सेम नहीं आई, और वहाँ पे आप लोगों का जो आयरन है, कोबाल्ट है और निकल है, इन लोगों में जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो मैंगनीज या मैंगनीज से जो पहले वाले लोग हैं उनके कंपेयर में क्या हो गई, बढ़ गई। ये देखो ये बढ़ गई। अच्छा, कॉपर और जिंक में हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कॉपर की ज़्यादा होनी चाहिए और जिंक की कम होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर में भी गड़बड़ हो गई, और गड़बड़ कुछ इस प्रकार से हुई, कॉपर की कम हो गई और आप लोगों के जिंक की बढ़ गई। तो ये इतने सारी इरेग्युलरिटीज़ आपको देखने को मिलती है। बल्कि मैं कॉपर और जिंक को किसी इरेग्युलरिटी में नहीं मानूंगी, क्योंकि अगर आपको बेसिक आयनाइजेशन एनर्जी 11th स्टैंडर्ड की आती है तो D10 कॉन्फ़िगरेशन के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। तो बेसिकली यहाँ पे एबनॉर्मल बिहेवियर आपको कहाँ देखने को मिल रहा है, एबनॉर्मल बिहेवियर आपको टिटेनियम से वेनेडियम में देखने को मिल रहा है, और आपको एक एबनॉर्मल बिहेवियर यहाँ आयरन, कोबाल्ट और निकल वाले ऑर्डर में देखने को मिल रहा है। अब बताओ ये जो ऑर्डर आपने देखा, क्या ये ऑर्डर इस नियम के अकॉर्डिंग फिट बैठा क्या कि लेफ्ट टू राइट जाने पे आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी? क्या ये इस ऑर्डर के हिसाब से फिट बैठा क्या कि लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं भाई, आयनाइजेशन एनर्जी आपकी क्या होगी, डी बढ़ती जाएगी? पहली बात तो साइज ही उस ऑर्डर में नहीं था कि लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज घटना चाहिए, तो आयनाइजेशन एनर्जी कहाँ से होगी? अब हम लोगों को इसका रीज़न समझना है कि आखिर ऐसा लेफ़्ट टू राइट जाने में ऐसा क्या होता है कि आप लोगों को ये एबनॉर्मल बिहेवियर देखने को मिलता है। और एबनॉर्मल बिहेवियर देखने को मिला तो मिला, लेकिन इस एबनॉर्मल बिहेवियर का एक्सप्लेनेशन क्या है, ठीक है। तो देखो उसके लिए कुछ आपको जीके फैक्ट्स याद रखने होंगे। उन जीके फैक्ट्स को पहले हम समझ लेते हैं, देखते हैं वो जीके फैक्ट्स क्या है। जीके फैक्ट नंबर 1, सबसे पहला आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म एक्सचेंज एनर्जी। एक्सचेंज एनर्जी किस बला को कहते हैं, पहले तो आपको ये आइडिया होना चाहिए। तो देखिए, जब आपने 11th स्टैंडर्ड में क्रोमियम और कॉपर इन दोनों के एबनॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को पढ़ा होगा, तो पढ़ाने वाले ने ये एक्सप्लेन किया होगा कि आखिर वो एबनॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्यों आया, राइट। तो उसमें 2 रीजंस होते हैं टोटल, ठीक है। टोटल वहाँ 2 रीजंस होते हैं, उनमें से वन ऑफ द रीज़न होता है एक्सचेंज एनर्जी। तो समझते हैं कि एक्सचेंज एनर्जी क्या है। सबसे पहले तो एक फैक्ट एक्सचेंज एनर्जी के बारे में याद होना चाहिए कि ये जो प्रोसेस होती है एक्सचेंज एनर्जी की, इस दौरान आप लोगों की एनर्जी रिलीज होती है। यानी कि ये जो एक्सचेंज होने वाला जो एक फिनोमेना है, ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। उस सिस्टम से एनर्जी बाहर निकलेगी, और जब भी किसी सिस्टम से एनर्जी बाहर निकलती है तो वो उस सिस्टम को क्या करती है, स्टेबल बनाती है। क्योंकि केमिस्ट्री में एक नॉर्मल सा फैक्ट चलता है कि किसी भी सिस्टम के अंदर यदि आपने एनर्जी को ठूस ठूस के भर के रखा है, तो वो सिस्टम उस एनर्जी कंटेंट की वजह से उतना ही ज़्यादा वो क्या हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है। तो यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी। अब देखो एक्सचेंज एनर्जी कैसी है। अभी मान लेते हैं मेरे पास आप लोगों का D3 कॉन्फ़िगरेशन है, कोई भी एक कॉन्फ़िगरेशन उठा लिया मैंने। डी में टोटल कितने डब्बे होते हैं? डी में टोटल आप लोगों के 5 डब्बे होते हैं, 1 2
3 4 और ये 5 बराबर, लेकिन मेरे को तो D3 चाहिए, तो आखिरी का खाली होगा, ये वाला भी खाली होगा। अब देखो एक्सचेंज क्या होता है, आप कभी कोई एक डायरेक्शन फिक्स कर लो कि लेफ्ट टू राइट जाऊंगा, बस राइट टू लेफ्ट मत आना, ठीक है। और एक्सचेंज एनर्जी का एक और नियम है कि कभी खाली डब्बों में नहीं जाएगी, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पहले से मौजूद है वहाँ जाएगी। तो देखो ये पहला वाला इलेक्ट्रॉन आपके दूसरे डब्बे में जा सकता है, यही पहला वाला इलेक्ट्रॉन आपके तीसरे डब्बे में जा सकता है, यानी कि पहले वाले इलेक्ट्रॉन के पास, आपका जो पहला इलेक्ट्रॉन है उसके पास टोटल कितनी साइड्स है अपनी जगह पे जाने के लिए, 1 वाला 2 पे जा सकता है, 1 वाला 3 पे जा सकता है, टोटल 2 तरीके हैं, तो 2 वेज उसके पास है। अब पहले इलेक्ट्रॉन की कहानी खत्म, अब आ जाओ दूसरे इलेक्ट्रॉन के पास। दूसरे इलेक्ट्रॉन आपकी सिर्फ थर्ड साइड पे जा सकता है। तुम बोलोगे पीछे भी लेकर आओ, पीछे नहीं जाना, पीछे नहीं जाना, ठीक है, आगे ही जाना, पीछे नहीं जाना, आगे ही जाना। क्यों ऐसा बोल रहे हो? अरे क्योंकि 1 वाला ऑलरेडी 2 में जा चुका है ना, 2 वाले को वापस से 1 में ले जाओगे, क्या फर्क पड़ता है, इसीलिए एक ऑर्डर सेट कर लो, सिर्फ आगे जाएंगे या तो सिर्फ पीछे आएंगे। तो 2 वाले के पास सिर्फ एक ही तरीका है, वो 2 वाला एक ही तरीके से सिर्फ कहाँ जा सकता है, आप लोगों का एक स्टेप आगे जा सकता है। और जो बेचारा 3 वाला है वो तो आगे जा ही नहीं सकता, क्योंकि आगे तो खाली डब्बे पड़े हैं। तो टोटल D3 कॉन्फ़िगरेशन के पास अपनी पोजीशन को एक्सचेंज करने के कितने तरीके होते हैं? 3 तरीके। जितने तरीके उसके पास होंगे उतने तरीकों को जब जब वो करेगा तो हर बार एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। और तुम ये सोचो, अपने दिमाग पे जोर लगाओ कि अगर ये एक्सचेंजेस मैक्सिमम रहे, ठीक है, अगर यही नंबर ऑफ एक्सचेंजेस, ये जो आपके नंबर ऑफ एक्सचेंज हो रहे हैं, अगर ये नंबर ऑफ एक्सचेंज ज़्यादा रहे तो हर बार एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, और जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी सिस्टम उतना ही स्टेबल होगा। बात ये समझ में आई? तो नंबर ऑफ एक्सचेंजेस जितने ज़्यादा होंगे आपके सिस्टम की जो स्टेबिलिटी है वो सिस्टम की स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है यानी कि सिस्टम में से एनर्जी कम हो रही है, और सिस्टम में से अगर एनर्जी कम हो रही है तो वो सिस्टम को क्या बना रहा है? स्टेबल बना रहा है। एक्सचेंज एनर्जी क्या होती है और कैसे उसके 2 वे 1 वे 3 वे देखते हैं, ये मैंने इन शॉर्ट ये चीज़ बता दी। ज़्यादा डिटेल में वही अगर 11th स्टैंडर्ड है और क्या। अच्छा, अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर, जो हम लोगों को बहुत अच्छे से याद रखना है। अभी होता कैसा है, आपने आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, आपकी जो आयनाइजेशन एनर्जी है, इस आयनाइजेशन एनर्जी में से आप ये चाहते हो कि मैं एक इलेक्ट्रॉन निकालूं। ऑब्वियसली तुम्हारा यही उम्मीद है कि एक इलेक्ट्रॉन देखिए आप निकालिए। ओके, हमें वो एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं, कोई तकलीफ की बात नहीं है, बड़े मज़े से हमने वो एक इलेक्ट्रॉन निकालने की भरपूर कोशिश की, हमने वो एक इलेक्ट्रॉन निकालने की भरपूर कोशिश की। एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब एक इलेक्ट्रॉन के निकल जाने के बाद, एक इलेक्ट्रॉन के निकल जाने के बाद अभी सभी से एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो, तो बेचारा जो स्कैंडियम है उस स्कैंडियम पे Sc+, Ti+, वेनेडियम प्लस, क्रोमियम प्लस, Mn+, Fe+, इस तरीके का आप लोगों को क्या दिखने लगेगा? एक चार्ज क्रिएट होता हुआ दिख जाएगा। अभी जो चार्ज आप लोगों को क्रिएट होता हुआ दिखा किस पे? आपके उन 3D सीरीज के एलिमेंट्स में। अब मैं तुमसे कहती हूँ कि जाओ जाके फिर से आप क्या करो, जाओ जाके फिर से एक काम करो, क्या निकालो? एक इलेक्ट्रॉन और निकालो। तो जब आप सेकेंड टाइम किसी पॉजिटिव स्पीशीज से फिर से इलेक्ट्रॉन निकालने जाओगे तो वो कहलाएगी सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। फिर लेट्स से स्कैंडियम 2+ आ गया, लेट्स से फिर टिटेनियम 2+ आ गया, फिर आपने बोला मैं फिर से एक और इलेक्ट्रॉन निकालूंगा, तो वो कहलाएगी आयनाइजेशन एनर्जी नंबर 3। वो क्या कहलाएगी? आयनाइजेशन एनर्जी नंबर 3। सो ऑन ये चलता जाएगा, सो ऑन ये चलता जाएगा। अब हम लोगों को आगे हमारी बातचीत कंटिन्यू करनी है। देखो ये बातचीत क्या है, बातचीत ऐसी कुछ है कि आप लोग जब भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करते हो तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में जैसे अगर आपके पास एक स्कैंडियम है, स्कैंडियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाता है? स्कैंडियम का कॉन्फ़िगरेशन होता है 4s2 और आप लोगों का 3d1 बराबर। अब मान लेते हैं आपने स्कैंडियम +1 अगर आप क्रिएट कर रहे हो उस प्रोसेस के दौरान, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन आप क्या एक्सपेक्ट करोगे? इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d1 4s1, ये होता है इसका कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन अब यहाँ पे डी ब्लॉक एलिमेंट्स एक बहुत ही विचित्र माया ये लोग शो करते हैं, और उनकी ये विचित्र माया ये होती है
कि जब भी 3D सीरीज के किसी भी एलिमेंट के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, तो पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होने के बाद ये जो एस के एक इलेक्ट्रॉन है डी में चले जाएंगे, यानी कि 3D1 4s1 आप उनका ऑर्डर एक्सपेक्ट कर रहे थे, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 3D2 4s0, ये हो जाना इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद फिर आती है बारी टिटेनियम की, जैसे टिटेनियम का कॉन्फ़िगरेशन होता है 3D2 4s2, आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, टिटेनियम +1 हो गया, वो हो जाना था 3D2 4s1। अब यहाँ पे एक थोड़ी आपको अजीबोगरीब वारदात होते हुए दिखती है कि +1 आने के बाद ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ शिफ्ट हो जाता है, 3D3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4s0। ये फेनोमेना आप लोगों के डी ब्लॉक एलिमेंट्स में होता है। जो ns इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, बराबर आपके जो ns इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये ns इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाते हैं, n-1 डी वाले सबशेल में चले जाते हैं। इस तरीके की हरकत होती है, ठीक है। एस से निकल के आप लोगों के कहाँ चले जाते हैं, वो लोग डी में चले जाते हैं। यानी कि मैं कह सकती हूँ कि आप जब 3D सीरीज़ की बात करते हो तो 3D सीरीज़ में होने क्या लगता है, 4s इलेक्ट्रॉन्स जंप कर रहे हैं किसमें, आपके 3D के सबशेल में, आपके 3D में के सबशेल में, और इसी जंपिंग की वजह से आप लोगों को एबनॉर्मल बिहेवियर देखने को मिलता है, ठीक है। आप लोगों को क्या होता है, ये एबनॉर्मल बिहेवियर देखने को मिलता है, बराबर है, ये एबनॉर्मल बिहेवियर देखने को मिलता है। चलो उसको भी पढ़ लेंगे बाद में कि एबनॉर्मल बिहेवियर क्या है, पहले और जीके फैक्ट्स इकट्ठा करते हैं। तो आ जाते हैं पहले जीके फैक्ट्स में, छोटे छोटे कंपैरिजंस करते हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। अब मान लेते कल को किसी ने तुमसे पूछा कि भाई कॉपर है और आपका एक जिंक है, किसका आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, आपसे ये सवाल पूछा गया। तो आप तो पहले ये भूल जाओ कि यार ये लोग तो डी ब्लॉक एलिमेंट है, इनको एक नॉर्मल एलिमेंट के जैसे तुम ट्रीट करो। तो जब तुम इन्हें एक नॉर्मल एलिमेंट के जैसे ट्रीट करोगे तो तुम ये पाओगे कि जो कॉपर है, कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन होता है 4s1 और 3D10। अच्छा, और जो जिंक होता है, इस जिंक का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाता है, 3D10 4s2। इस जिंक का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 3D10 4s2। तो जब आप पहली बार इलेक्ट्रॉन निकालने जा रहे हो, तो आप इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो यहाँ से, और जब आप इससे इलेक्ट्रॉन निकालने जा रहे हो तो आप इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो 4s1 से। अब तुम खुद जज करो, और खुद जज करने के बाद मुझको ये चीज़ बताओ, ठीक है, आप खुद जज करो, खुद जज करने के बाद ये चीज़ बताइए कि किससे इलेक्ट्रॉन निकालना ज़्यादा आसान है, 4s2 से इलेक्ट्रॉन निकालना ज़्यादा आसान है कि 4s1 से। तो देखो ये आप लोगों का हाफ फील्ड है, एस की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी होती है, 2 इलेक्ट्रॉन, और उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, मतलब वो हाफ फील्ड है। और यहाँ पे जिंक आप लोगों का क्या है, ये कम्प्लीटली फील्ड है, क्योंकि एस की कैपेसिटी 2 होती है और 2 उसके पास है भी। तो कम्प्लीटली फील्ड वाला ज़्यादा स्टेबल होगा कि आपका इनकम्प्लीट वाला ज़्यादा, हाफ फील्ड वाला ज़्यादा स्टेबल होगा, ऑब्वियसली कम्प्लीटली वाला। तो देयरफॉर जिंक ये जो है ये आप लोगों का मोर स्टेबल है, और किसी मोर स्टेबल चीज़ में से आप अगर इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। इसीलिए कॉपर की अगर मैं आयनाइजेशन एनर्जी नंबर 1 का मतलब जब पहली बार इलेक्ट्रॉन निकाल रहे थे तब की अगर बात करूँ, तो तब आपके कॉपर और जिंक के वर्सेस में कॉपर की आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी और जिंक की ज़्यादा होगी, ठीक है, कॉपर की कम होगी और जिंक की ज़्यादा होगी। इसीलिए देखिए ये जो एबनॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो यहाँ ट्रेंड लिखा है, इसमें कॉपर और जिंक में से किसकी ज़्यादा है, जिंक की। तो ये वाली चीज़ क्यों है ये हमने एक्सप्लेन कर दी, ये देखो ये नीचे आ गया, एक्सप्लेनेशन आ गया। अच्छा, अब मान लेते हैं आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, तो इस चीज़ को हम लोग लिख लेते हैं आफ्टर रिमूवल ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। अगर आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हो तो आपके एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेने के बाद ये चीज़ कैसी हो जाएगी, जो कॉपर है कॉपर +1 रहेगा, वो तो है ना, और जिंक +1 रहेगा। कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन 3D10 4s0, और जिंक का कॉन्फ़िगरेशन रहेगा 3D10 4s1। अब देखिए जैसा मैंने ऊपर बताया था कि आपका वो जो एस में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एक स्टेप आगे मतलब 3D में चला जाएगा। तो यहाँ तो 3D तो जिंक का पहले से भरा हुआ है, यानी कि यहाँ पे कोई भी जंपिंग नहीं हो रही,
ठीक है। तो यहाँ पे कई लोगों को पता नहीं फील आए कि 3D11 कर देते हैं, तो 3D11 ना करना, क्योंकि डी की मैक्सिमम कैपेसिटी 10 इलेक्ट्रॉन है, 11 वो रख नहीं सकता, तो यहाँ पे कोई जंपिंग नहीं है। अच्छा, अब आपको डिसाइड करना है कि कौन ज़्यादा स्टेबल है। तो देखो, अब जब आपको सेकेंड टाइम इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो सेकेंड टाइम जब तुम जिंक से इलेक्ट्रॉन निकालने जाओगे, जिंक बोलेगा मेरे 4s से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। कहाँ से निकलेगा? 4 यहाँ से इलेक्ट्रॉन इज रिमूव फ्रॉम हियर, इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम हियर, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलने वाला है 4s से। ठीक है, कहाँ से निकलेगा? 4s से। लेकिन जब आप कॉपर से इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो एस बोलेगा मेरे पास तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तुम निकालोगे क्या? तो इलेक्ट्रॉन निकलने वाला है आप लोगों के कॉपर से, यानी कि डी से निकलेगा, इलेक्ट्रॉन आर रिमूव फ्रॉम हियर। तो अब इलेक्ट्रॉन अलग अलग जगहों से निकल रहा है। अब तुम बताओ कौन ज़्यादा स्टेबल है? D10 कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा स्टेबल है कि 4s1 कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा स्टेबल है? D10 कंप्लीटली फिल्ड है तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा स्टेबल होगा। ऊपर से उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी कम है, साइज में छोटा है, और जो साइज में छोटा होगा ऑब्वियसली उसके अंदर से एनर्जी निकालना ज़्यादा होगा। सो कॉपर प्लस की जो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो कॉपर की ज़्यादा होगी और जिंक की कम होगी। ठीक है, तो यानी कि यहाँ से हम लोगों ने कुछ फैक्ट्स इकट्ठा किए। फैक्ट्स ये है कि अगर कोई तुमसे पूछेगा कि कॉपर वर्सेस जिंक किसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है, तो तुम बोलोगे किसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है? यहाँ पे जिंक की। और यहाँ पे हम बात किसकी कर रहे हैं? आयनाइजेशन एनर्जी नंबर 1 की बात कर रहे हैं। अगर किसी ने तुमसे ये पूछा कि अगर ऑलरेडी कॉपर प्लस बन चुका है और ऑलरेडी जिंक प्लस बन चुका है, अब किसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है, आप ये बताओ, तो आप उसमें सिंपल सा लॉजिक दोगे कि कॉपर प्लस की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है। और यहाँ पे अब हम बात किसकी कर रहे हैं? आयनाइजेशन एनर्जी नंबर 2 की कर रहे हैं, आयनाइजेशन एनर्जी नंबर 2 की कर रहे हैं। फिर अगर मान लेते किसी ने तुमसे ये पूछा कि देखो कॉपर 2+ बन चुका है और जिंक 2+ भी बन चुका है, अब बोलो किसकी आयनाइजेशन एनर्जी ना ज़्यादा है? तो ऐसे में ये मत बक देना कि कॉपर की ज़्यादा है या जिंक की ज़्यादा है, सोचना कि कॉपर 2+ मतलब क्या, कॉपर 2+ मतलब क्या। तो कॉपर 2+ का मतलब होता है कि 3D9 कॉन्फ़िगरेशन, और जिंक 2+ का मतलब होता है 3D10 कॉन्फ़िगरेशन। अब बोलो किसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी? तो जिंक में से जब इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो 3D10 से निकालोगे फुल्ली फिल्ड से, और जिंक से कॉपर से निकालोगे तो 3D9 से निकालोगे, जो कि उसका फुल्ली फिल्ड वाला चीज ब्रेक हो चुका है। तो ये होगा ऑर्डर, इसको कोई याद करने की ज़रूरत नहीं है। जिस इंसान को बेसिक आता है आयनाइजेशन एनर्जी का, वो ये ऑर्डर खुद ही बना सकता है, उसमें किसी और पर्सन की आपको नीड नहीं होती। तो ये हमने पहली चीज़ डिस्कस कर ली। अच्छा, अब आ जाते हैं हमारे डिस्कशन नंबर 2 पर। क्या ऐसा ही कोई ऑर्डर हमको और भी पढ़ना है क्या? हाँ, बिल्कुल पढ़ना है। क्रोमियम और मैंगनीज है, पढ़ लो। जैसे आपके पास क्रोमियम है और आपके पास मैंगनीज है। अभी क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? अभी क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन है 3D5 और आपका 4s1। मैंगनीज का कॉन्फ़िगरेशन 3D5 4s2। अगर इमेजिन करो एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो क्रोमियम क्रोमियम नहीं रहेगा, क्रोमियम क्रोमियम पॉजिटिव बन जाएगा और मैंगनीज मैंगनीज पॉजिटिव बन जाएगा। और अब इनका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा 3D5 4s0 और इसका हो जाएगा 3D5 4s1। और अगर मान लेते एक इलेक्ट्रॉन और निकाल दिया और आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्रोमियम 2+ और मैंगनीज 2+ के बारे में बात कर रहे हो, तो अब कॉन्फ़िगरेशन हो जाना है एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेने के बाद 3D4, मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकला? D5 से। समझ रहे हो? मतलब अब क्रोमियम 2+ का क्या है? 3D4, और मैंगनीज 2+ का क्या है? उसका तो स्टिल 3D5 है। तो अब यहाँ से समझेंगे चीज़ को। अब खुद डिसाइड करो, बताओ बिटवीन क्रोमियम एंड बिटवीन मैंगनीज किस में आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी? इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकल रहा है? 4s1 से निकल रहा है। इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकल रहा है? 4s2 से निकल रहा है। कौन ज़्यादा स्टेबल है, 4s1 की 4s2? 4s2, क्योंकि फुली फिल्ड है ना। तो जो ज़्यादा स्टेबल है उसके इसमें हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए आप लोगों की? क्या होनी चाहिए? ज़्यादा होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? ज़्यादा होनी चाहिए। यही एक्सपेक्ट करते हो ना कि यहाँ पे आप लोगों की आयनाइजेशन एनर्जी 4s2 की ज़्यादा होगी, मतलब मैंगनीज की ज़्यादा होगी और क्रोमियम की कम होगी। यही हमारी एक्सपेक्टेशन होती है। देखो ऐसा लिखा है कि हमने ऊपर, देखो कहाँ है क्रोमियम मैंगनीज? हाँ, तो देखो क्रोमियम की कम है, मैंगनीज की ज़्यादा है। समझ रहे हो कि क्यों हुआ ऐसा ऑर्डर?
मेरे को नहीं लगता इसमें कोई डाउट होना चाहिए, तो ये लेते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने अरेंज कर लिया कि आयनाइजेशन एनर्जी नंबर 1, ठीक है, किसकी, आप लोगों के क्रोमियम की क्या है, कम है एज कंपेयर टू आयनाइजेशन एनर्जी नंबर 1 ऑफ किसके, मैग्नीज के। अब इलेक्ट्रॉन फिर से निकालना है। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा, क्रोमियम के केस में इलेक्ट्रॉन निकलेगा D5 से, और मैग्नीज प्लस के केस में इलेक्ट्रॉन निकलेगा 4s1 से। बताओ 4s में से इलेक्ट्रॉन निकालना ज़्यादा आसान है कि 3D में से। 3D यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3, और 4s मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4। 4 का ऑब्वियसली साइज बड़ा होगा, 3 का ऑब्वियसली साइज छोटा होगा। ऊपर से क्रोमियम प्लस के पास हाफ फील्ड की स्टेबिलिटी है D5 वाली, और आपके मैंगनीज के पास उससे कम है ना, मैंगनीज के पास उससे क्या है, कम है। अच्छा, अगर मैं इस बेसिस पे भी समझाने की कोशिश करूं तो यहाँ से साथ साथ समझ में आएगा कि इलेक्ट्रॉनिक क्या आयनाइजेशन एनर्जी नंबर 2 आपके क्रोमियम की ज़्यादा है एज कंपेयर टू आयनाइजेशन एनर्जी नंबर 2 ऑफ किसकी, मैंगनीज की। स्कैंडियम है, ठीक है, आप लोगों के पास लेट से स्कैंडियम +1 है, आपके पास लेट से टिटेनियम है, आपके पास लेट से वेनेडियम प्लस है। ये 3 चीज़ें हैं। स्कैंडियम प्लस यानी कि कौन सा कॉन्फ़िगरेशन होगा, D1। 4s आप लोगों का कितना हो जाएगा, 4s1 D1, 4s1 D1, ये होगा 3D1 4s1, 3D2 4s1, यहाँ पे 3D क्या नाम है आपका 2, और यहाँ पे 4s1। बट हमें तो पता है कि इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा, इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन ने अगर कूदी मारी तो अब ये कॉन्फ़िगरेशन हो गया 3D2 4s0, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन हो गया 3D3 4s0, यहाँ पे हो गया 3D, एक मिनट, हाँ यहाँ पे 3D3 आना था ना, हाँ 3D4 4s0। अब इसका डब्बा स्ट्रक्चर बना लो। ये देखो, ये इसका डब्बा स्ट्रक्चर 1 2 3 4 5, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन। बताओ यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वेज जिससे एक्सचेंज हो सकता है वो मात्र एक ही है, ठीक है। अच्छा, और D3 की अगर बात करेंगे तो ये आपका डब्बा स्ट्रक्चर, और डब्बे स्ट्रक्चर में आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है। टोटल नंबर ऑफ वेज जिससे एक्सचेंज पॉसिबल हो सकता है वो क्या है, ये वाला यहाँ भी जा सकता है, ये वाला यहाँ भी जा सकता है, 2 हो गए, और सेकेंड वाला थर्ड में जा सकता है, यानी कि टोटल 3 एक्सचेंजेस हैं। और जब आप D4 की बात करोगे तो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट D4 कॉन्फ़िगरेशन, ये आ गया 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, पहला वाला यहाँ जा सकता है, ये यहाँ जा सकता है, ये यहाँ जा सकता है, 3 तरीके। दूसरा वाला 2 स्टेप आगे जा सकता है, 5 तरीके। और जो ये ऑलरेडी आपके 4th नंबर पे है, 3rd नंबर पे, ये वाला बस 1 स्टेप आगे जा सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ तरीके यहाँ कितने हो गए, 6। तो नंबर ऑफ वेज यहाँ पे कितने हैं, 6। अब बताओ, ऊपर अभी अभी हमने पढ़ा था कि जितनी ज़्यादा आप क्या कर सकते हो, आप जितना ज़्यादा एक्सचेंज कर सकते हो, आपके एक्सचेंज करने से सिस्टम क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। आप जितने ज़्यादा एक्सचेंज करोगे सिस्टम उतना ही क्या होगा, स्टेबल होगा। और जितना सिस्टम आपका स्टेबल होगा उसमें से आप लोगों को क्या होगा, उतनी ज़्यादा आपको क्या होगा, ताकत लगेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने की। सो देयरफॉर सबसे ज़्यादा एक्सचेंजेस वेनेडियम में हो रहे हैं, इसीलिए हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि वेनेडियम के पास इलेक्ट्रॉनिक क्या कहते हैं, स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी, और उस स्टेबिलिटी की वजह से सबसे ज़्यादा एनर्जी वहाँ लगनी चाहिए। बट ऐसा तो नहीं होता है, वेनेडियम का तो देखो कम है। ये देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हमने ऑर्डर लिखा इसमें तो ये कम दिख रहा है। ऐसा क्यों, क्योंकि हम इस एक बात को भूल गए कि जब एक्सचेंजेस होते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है। सोचो यहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्सचेंज हो रहे हैं, यहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्सचेंज हो रहे हैं, यानी कि मैक्सिमम एनर्जी यहाँ पर रिलीज हुई है। अब आयनाइजेशन एनर्जी में आप क्या करते हो, आप क्या करते हैं, व्हाट वी से, आप एनर्जी सप्लाई करते हो। सोचो तुम्हें 100 जूल की एनर्जी सप्लाई करनी थी, तुम्हें देनी थी 100 जूल की, और उस प्रोसेस के दौरान जो एक्सचेंज हुआ उस एक्सचेंज में से 80 जूल बाहर आ गई, 80 जूल बाहर आ रही है। मतलब सिस्टम को 100 जूल आपने देनी थी और 80 जूल ऑलरेडी सिस्टम को मिल गई। कैसे मिल गई, ये एक्सचेंज एनर्जी के वाया मिल गई है ना। एक्सचेंज जब हुआ एनर्जी रिलीज हुई, उसी रिलीज एनर्जी को उन्होंने यूज़ कर लिया इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। तो नेट तुमने कितना दिया, नेट तुमने दिया 20, ठीक है, तुमने 20 दिया, एक्सचेंज एनर्जी वाले ने 80 दिया, यानी कि तुम्हारे द्वारा जो सप्लाइड एनर्जी है वो 20 है। क्यों तुम्हारे द्वारा सप्लाइड एनर्जी 20 है,
क्योंकि बचा हुआ 80 किसने दिए दिया? एक्सचेंज एनर्जी ने दे दिया। यानी कि जितने ज़्यादा एक्सचेंजेस होंगे, ज़्यादा एक्सचेंजेस मतलब ज़्यादा रिलीज एनर्जी, और ज़्यादा रिलीज एनर्जी का मतलब आपकी जेब से उतनी कम एनर्जी गई, आपकी जेब से उतनी ही कम एनर्जी गई, क्योंकि जो एनर्जी ज़्यादा जानी थी वो कोई और दे चुका है। जितने पैसे आपको पे करने थे, 1000 रुपये का बिल बना रेस्टोरेंट में, आपको 1000 रुपये पे करने थे। पता चला कि लास्ट टाइम आप जब उस रेस्टोरेंट में गए थे तो दुकान वाले के पास लेट्स इमेजिन चिल्लर नहीं थे, उसने आपके पैसे जमा कर लिए और उसके पास पहले से आपके 700 रुपये जमा हैं। तो अब आपने कितने पैसे दिए? आपने खाया तो 1000 का, बट दिए कितने? 300 का। क्यों? क्योंकि पहले से आपके कूपन वाउचर्स, लेट्स इमेजिन कूपन वाउचर्स उसके पास 700 रुपये के थे। साथ आपको मिलते हैं ना, कूपन्स वगैरह मिल जाते हैं कई बार कुछ स्क्रैच करने पे या कई बार कुछ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने पे। तो 700 रुपये का कूपन वाउचर मिल गया तो आपके जेब से तो गया 300 का, बट खाया तो आपने था 1000 का। तो वही चीज़ है, एनर्जी ज़्यादा लगनी थी। क्यों? क्योंकि स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, लग भी रही है, लेकिन वो ज़्यादा एनर्जी दी किसने? जब जितने ज़्यादा एक्सचेंजेस हुए उस एक्सचेंज ने ही वो एनर्जी दे दी, हमारी जेब से कम गए। हमारी जेब से क्या हो गए? कम गया। ठीक है, हमारी जेब से क्या हो गया? बहुत ही कम गया। इसीलिए जब आप स्कैंडियम से टिटेनियम की बात करते हो, जब आप स्कैंडियम और टिटेनियम के बीच में कंपेयर, जैसे इन दोनों के बीच में जब आप कंपेयर करते हो, इन दोनों के बीच में, तो इन दोनों के बीच में जब आपने कंपैरिजन किया तो आयनाइजेशन एनर्जी जो आपके एक्सचेंज होते हैं, ठीक है, यहाँ पे जो एक्सचेंज होते हैं, यहाँ पे तो 1 है और वहाँ पे 3 है, वहाँ पे 1 है, यहाँ पे कितने हैं? 3 है। उतना सिग्निफिकेंट असर नहीं पड़ता। ठीक है, ये आप लोगों का मोर स्टेबल है और यहाँ पे ये आप लोगों का लेस स्टेबल है, अब मैं बोलूँगी यहाँ पे एक्सचेंजेस 1, यहाँ पे 3, ज़्यादा एनर्जी कहाँ रिलीज हुई? ऑब्वियसली 3 में हुई, बट यहाँ पे एनर्जी जो रिलीज होती है 1 में और जो 3 में रिलीज होती है उनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, बट द एनर्जी रिलीज इज़ नॉट मच सिग्निफिकेंट। जो एनर्जी यहाँ से रिलीज हो रही है वो उतनी ज़्यादा नहीं है। मान लेते हैं आपने 1000 रुपये का बिल बनाया और आपको जो कूपन वाउचर मिला वो सिर्फ 4 रुपये का मिला। क्या मतलब है? इससे अच्छा देते ही नहीं, है ना। तो एनर्जी रिलीज इज नॉट सिग्निफिकेंट, और इस वजह से क्योंकि वो सिग्निफिकेंट नहीं है इस बार वो फैक्टर, तो देयरफॉर स्कैंडियम वर्सेस टिटेनियम में स्कैंडियम आप लोगों का कम हो जाता है। ठीक है, और आप लोगों का जो टिटेनियम है उसमें आयनाइजेशन एनर्जी आपको ज़्यादा लगती है क्योंकि टिटेनियम आपका ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, अच्छा, और आपको उसके बाद अब बात आती है वेनेडियम की। तो जो वेनेडियम है, वेनेडियम में अब यहाँ से जब आप यहाँ जाते हैं तो ये एनर्जी रिलीज एज कंपेयर टू टिटेनियम बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो जाती है। एनर्जी रिलीज इज़ क्वाइट लार्जली सिग्निफिकेंट, इतनी ज़्यादा कि उसको इग्नोर करना इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, स्टेबिलिटी के कंपेयर में एनर्जी रिलीज इज़ वेरी 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 सिग्निफिकेंट। सो देयरफॉर हम लोगों को जितनी एनर्जी देनी चाहिए थी उसके हाईली स्टेबल होने की वजह से वो एनर्जी हम देते हैं, बट उस एनर्जी को देने का काम कौन कर देता है? आप लोगों की रिलीज एनर्जी कंपनसेट हो गई। आपके द्वारा देने जाने वाली एनर्जी क्या हो गई? कंपनसेट हो गई। यानी स्कैंडियम, टिटेनियम और ये ऑर्डर हो गया फिर वेनेडियम। इसीलिए ऐसा होता है। और फिर आप क्रोमियम और मैंगनीज में तो फिर ऑर्डर सेम ही है, आप उसको समझा सकते हो, उतना कुछ नहीं। बस ये 3 ऑर्डर समझाए थे, बाकी की तो तुम खुद ही समझ लोगे, और अगर समझ में नहीं भी आए तो उसको याद रखना है, वो ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, ये इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि आपको ऑर्डर एकदम रट्टा मार के होने चाहिए। ठीक है, आपको एक एक रीज़न पता होना चाहिए। रीज़न जितना आपके लिए नेसेसरी था वो वाली चीज़ दी जा चुकी है, दैट इज़ सफिशेंट। ठीक है, और उसके बाद अब हम लोगों को यहाँ पे 3D सीरीज़ में किस तरीके का वेरिएशन देखने को मिलता है ये हम लोगों को पता चल गया। ठीक है, ये हम लोगों को पता चल गया। बराबर है। अच्छा, तो अभी आप आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए हमको क्या पढ़ना है। कल हम लोगों ने लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन पढ़े थे कि अगर 3D से 4D आ रहे हो, 4D से 5D आ रहे हो वगैरह वगैरह, तो आपका साइज़ में क्या वेरिएशन होता है। तो हमें आज वही पढ़ना है कि जब आप 3D से 4D में आ रहे हैं और जब आप 4D से 5D में आ रहे हैं तो आपके आयनाइजेशन एनर्जी में क्या चेंजेस हो रहे हैं। तो देखो, हमेशा मैं एक चीज़ बोलूँगी, जब भी आप 3D 4D और 5D की बात करो तो स्कैंडियम और उसके नीचे वाला इटीरियम और इसके नीचे आने वाले लैंथेनम, इनको ना थोड़ा सा ना एक्सक्लूड कर दिया करो। ठीक है, एक्सक्लूड कर दिया करो फ्रॉम अदर ग्रुप मेंबर्स।
क्यों इनको एक्सक्लूड किया करो, वो इसीलिए क्योंकि आपके जो बाकी के ग्रुप मेंबर्स हैं उनमें, मतलब जो नीचे वाले 4D के जो 5D के हैं, उन लोगों के पास क्या होता है, F इलेक्ट्रॉन होता है। लेकिन यहाँ पे लैंथेनम के पास कोई F इलेक्ट्रॉन नहीं होता, कल इससे बातचीत की जा चुकी है। तो जब इस बेचारे के पास F इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो आप इनको इस पे वो रूल्स नहीं लगा सकते जो आप बाकी पे लगाते हो। तो हमेशा क्या किया करो, ग्रुप नंबर 3 को एक्सक्लूड करके रखा करो। जो रूल आप बाकी ग्रुप्स में लगा रहे हो वही सेम रूल आप ग्रुप नंबर 4, 5, 6, 7 पे लगने वाला रूल ग्रुप नंबर 3 में लगा दोगे ना, ये ठीक नहीं है। ये आप लोगों का बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ये आप लोगों का बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अच्छा, अब आगे बढ़ें। तो ऐसे में देखिए क्या हो जाना है, अब हमें आयनाइजेशन एनर्जी पे बात करनी है। तो अगर मैं साइज के बारे में बात करूँ, ग्रुप नंबर 3 को अगर मैं छोड़ दूँ तो ग्रुप नंबर 3 में यानी कि किसकी बात की जा रही है, आपके स्कैंडियम की, इटीरियम की और लैंथेनम की। तो ये इनमें साइज का क्या ऑर्डर फॉलो होता है, इसमें साइज का क्या ऑर्डर फॉलो होता है, नॉर्मल ऑर्डर फॉलो होता है, कोई एबनॉर्मल नहीं। तो यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी का भी नॉर्मल ऑर्डर फॉलो होगा, कोई एक्सेप्शन नहीं। आयनाइजेशन एनर्जी साइज का उल्टा होती है, बस बात खत्म हो गई। लेकिन अगर मैं बाकी की बात करती हूँ फ्रॉम ग्रुप नंबर 4, ठीक है, टू ग्रुप नंबर 12, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आप लोगों का जो साइज होता है, आई डू एग्री कि 3D का साइज 4D से क्या होता है, आपका छोटा होता है, और 4D और 5D का जो साइज है वो अप्रॉक्सीमेटली सेम हो जाता है। तो ऐसी उम्मीद मत करना कि आयनाइजेशन एनर्जी भी अप्रॉक्सीमेटली सेम हो जाएगी। आयनाइजेशन एनर्जी का जो ऑर्डर होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, क्योंकि 3D छोटा है 4D से, तो आयनाइजेशन एनर्जी ऑब्वियसली 3D की ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू 4D। अब बात आती है 4D वर्सेस 5D में, तो 4D वर्सेस 5D में 5D की ज़्यादा होती है। क्यों ऐसा? क्योंकि देखो 5D मतलब आपके पास यू हैव F इलेक्ट्रॉन, 5D मतलब यू हैव F इलेक्ट्रॉन्स, एंड F इलेक्ट्रॉन्स हैव वेरी पुअर शील्डिंग इफेक्ट। उन लोगों का जो शील्डिंग इफेक्ट है वो बहुत ही क्या होता है, थर्ड क्लास होता है। तो ऐसे में आपका जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है, देयरफॉर लास्ट इलेक्ट्रॉन विल एक्सपीरियंस, क्योंकि शील्डिंग अच्छी नहीं है, वो आखिरी इलेक्ट्रॉन को क्या नहीं कर पा रहा है, न्यूक्लियस से आने वाले फोर्स से प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा है। तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो बहुत ज़्यादा क्या करेगा, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। क्योंकि लास्ट वाला बहुत ज़्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करता है, उसका जो एटॉमिक साइज होता है वो घट जाता है बहुत, और साइज घट जाता है, इसीलिए आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाती है, आप लोगों की बढ़ जाती है। तो ये ऑर्डर हम लोगों को याद रखना है कि 3D, 4D और 5D में सबसे आप लोगों का जो छोटा होता है वो सबसे छोटा आप लोगों का कौन हो जाता है, आपका 4D होता है। लेकिन ये जो चीज़ है कि वो सबसे छोटा हो जाता है, क्या कहते हैं, 4D, क्या ये चीज़ ऑलवेज ट्रू है? क्या ये चीज़ ऑलवेज ट्रू है? देखो, कोई भी चीज़ ऑलवेज ट्रू आपको नहीं मिलेगी। हमेशा आपको यहाँ पे क्या होगा, कुछ ना कुछ आपको एक्सेप्शंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। जैसे अभी हमने जो रूल बनाया कि 3D का ज़्यादा होगा 4D से, 4D का कम होगा 5D से, इस रूल को भी वायलेट करने वाला आपके पास एक ग्रुप है। कौन है ये ग्रुप? ये ग्रुप है आप लोगों का निकल, ठीक है, पैलेडियम, ठीक है, और उसके बाद ये है आप लोगों का पैलेडियम, राइट। ये वाले जो ग्रुप मेंबर्स हैं ये इस रूल को क्या करते हैं, मना करते हैं, हम ये रूल फॉलो नहीं करेंगे। क्यों फॉलो नहीं करेंगे? क्या इसका कोई रीज़न है? बिल्कुल इसका रीज़न है, और बिल्कुल वो चीज़ आप लोगों के इसमें क्या है, गेटेबल है। ऐसा नहीं है कि कुछ ऐसा हाइफंटूश रीजन है जो आपको अभी समझाया नहीं जा सकता। निकल का कॉन्फ़िगरेशन बताइए क्या होता है, 3D8 और 4s2, याद है? अच्छा, हम ऐसी उम्मीद करते हैं, फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि उसके नीचे आने वाले पैलेडियम का भी कॉन्फ़िगरेशन यही होगा, बट तुम्हें तो पता है कि पैलेडियम 3D10 कर लेता है और 4s0 हो जाता है। और जो प्लैटिनम होता है, प्लैटिनम में कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, ये कॉन्फ़िगरेशन होता है 5D9, ठीक है। अच्छा, यहाँ 4D आना था, 5D9 और 5s1, मतलब तीनों ही मेंबर्स यहाँ पे अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रहे हैं, अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रहे हैं। तो देखो, प्लैटिनियम के पास तो F इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो F इलेक्ट्रॉन्स की वजह से सबसे गंदी शील्डिंग आप लोगों की
प्लेटिनम में ही होगी, और क्योंकि सबसे गंदी शील्डिंग प्लेटिनम में होगी, इसीलिए ये बात तो कंफर्म है कि 3D 4D और 5D में सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी देखो आपके प्लेटिनम की होगी, यानी कि 5D वाले की। कंफ्यूजन होगा निकल और पैलेडियम के बीच में, क्योंकि दोनों के पास F इलेक्ट्रॉन नहीं, डी वाले लोग हैं, डी वाले। ऐसे में हमने तो ऊपर ऑर्डर से कर लिया था कि 3D बड़ा होता है 4D से, तो क्या यहाँ पे निकल को मुझे बड़ा रखना चाहिए पैलेडियम से? कतई नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखो आप लोगों का फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, और अगर कोई कॉन्फ़िगरेशन बहुत ज़्यादा स्टेबल है तो उस स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को तोड़कर उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालने में बहुत एनर्जी खर्च होगी। सो देयरफॉर अब यहाँ पे स्पेशली निकल पैलेडियम और प्लेटिनम में आपका पैलेडियम ज़्यादा हो जाएगा और निकल का, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये ऑर्डर को फॉलो नहीं करने वाला, यदि ये उस ऑर्डर को फॉलो नहीं करने वाला, ये आप लोगों का एक ग्रुप नंबर है, ठीक है, ग्रुप नंबर है। अच्छा, इसमें कोई एक इंसान डाउट पूछ सकता है कि वो जो एक इलेक्ट्रॉन जो 4s में था वो कूद कर अंदर क्यों गया? तो देखो बहुत ही सिंपल सी चीज है, आप लोगों का वो जो एक इलेक्ट्रॉन है, उस एक इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस द्वारा अच्छा खासा फोर्स लगाया जाता है, जिसकी वजह से वो बेचारा कूद कर उस फोर्स को फील नहीं कर पाता और वो अंदर की तरफ क्या हो जाता है, आप लोगों का श्रिंक हो जाता है, ठीक है। वो आप लोगों का अंदर की तरफ क्या हो जाता है, खिसक के श्रिंक हो जाता है। बस यही सारी जानकारी है, और उसके अलावा ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं आयनाइजेशन एनर्जी वाले टॉपिक में। बस इतनी अक्ल होनी चाहिए कि आयनाइजेशन एनर्जीज का जो ऑर्डर हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, वो ऑर्डर आप लोगों ने जो एस में पढ़ा है, जो पी में पढ़ा है, ये वाला ऑर्डर अभी भी फॉलो होगा। इसको ठान के मत बैठ जाना। यहाँ पे अभी तुम अगर मान लेते 5D सीरीज का आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ोगे ना, तो उसमें भी कोई ना कोई एक्सेप्शन मिल जाएगा आपको, बट इतने एक्सेप्शन आपके कोई काम के नहीं है, ठीक है, रियली वो कोई काम के नहीं है। आपको सिर्फ 3D पढ़ना था, जो हमने पढ़ लिया, और कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए वो पढ़ ली, तो बस इतना ही आपको पढ़ना है। एक बार तुम्हारी बुक में भी देख लेते हैं कि ये वाली चीज़ कितनी हुई है, कितनी कौन सा वाला चैप्टर हमारा ब्लॉक है, तो काफ़ी ये नीचे होगा। ये तो मेटलर्जी, ये शायद पी ब्लॉक है। ये केमिकल काइनेटिक्स दिख रहा है, ऑर्गेनिक शुरू हो गई है, मतलब यहीं कहीं होगा। ये कोऑर्डिनेशन है, तो यही रहा आपका डी ब्लॉक। अब डी ब्लॉक में देख लेते हैं तुम्हारी टेक्स्ट बुक में आयनाइजेशन एनर्जी का क्या क्या है। अच्छा, इन्होंने डी ब्लॉक को और क्या कहते हैं तुम्हारे मेटलर्जी को मिक्स कर दिया इस साल टेक्स्ट बुक में। इस साल अलग अलग नहीं है, मेरे को लगा था हटा ही दिया पूरा मेटलर्जी। चलो अच्छा है, हमने जो पढ़ के रखा है कम से कम हमारी पढ़ाई बर्बाद तो नहीं गई। चलो ये देखो, ये रहा आपका आयनाइजेशन एनर्जी, और आप देख लो कि आपके आयनाइजेशन एनर्जी में क्या खास है। कुछ नहीं दिया हुआ है, बस उसने आप लोगों को यहाँ पे एक टेबल दे दिया है, और टेबल में उसने देखो ट्रेंड भी बताया है कि पहली आयनाइजेशन एनर्जी स्कैंडियम की टिटेनियम से ज़्यादा होगी और वेनेडियम की उससे भी कम हो जाएगी। मतलब बेसिकली जो मैंने लिखवाया है वो उसी चीज़ को बता रहा है। तुम अगर यहाँ से ऑर्डर बनाओ तो ऑर्डर कैसा बनेगा, स्कैंडियम सबसे कम, टिटेनियम फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें, सेकंड और थर्ड के लिए रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। टिटेनियम, फिर उसके बाद टिटेनियम और वेनेडियम में टिटेनियम की ज़्यादा है, वेनेडियम और क्रोमियम में आपके क्रोमियम की ज़्यादा है, क्रोमियम से ज़्यादा मैंगनीज की है, मैंगनीज से ज़्यादा एफई की है, फिर एफई के बाद ऑर्डर आप लोगों का निकल तक कम हो गया। मतलब वही सेम ऑर्डर है जो हम लोगों ने अब भी पढ़ा है, ठीक है। तो ये देखो, ये आपकी बुक में भी है, ये दोनों आपको रट्टा नहीं मारने हैं। अच्छा, जैसे मैंने बताया था कॉपर और जिंक की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी में जिंक ज़्यादा होगा, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी में कॉपर ज़्यादा होगा, और थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी में अगेन जिंक ज़्यादा होगा। अब एक बार आपके क्रोमियम और मैंगनीज में भी देख लो, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी में आप लोगों का मैंगनीज ज़्यादा होगा, सेकेंड में क्रोमियम ज़्यादा